सी सुदर्शन भंडारी और आज के बिजनेस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इस वीडियो में करेंगे एनएससी का एनालिसिस, पूरे बिजनेस को समझेंगे, क्या एनएससी को इतना बड़ा एक्सचेंज बनाता है, व्हाई एनएससी इज बेटर देन बीएसई, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनएससी एंड बीएसई, बिटवीन फिनेंशियल्स एज वेल एज ऑपरेशनल फिगर्स की बात करेंगे, अदर बड़े एक्सचेंजेस और बाहर के एक्सचेंजेस से कंपेयर करेंगे, वैल्यूएशंस पे ध्यान देंगे, क्या एनएससी का वैल्यूएशन है, क्या बीएसई का वैल्यूएशन है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे और यहाँ पे अपना पूरा इसको एनालाइज करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि टेलीग्राम पे है, जहाँ पे सभी बड़ी न्यूज़ बड़े सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट हो जाती है, सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल। लगभग ऑलरेडी 7,500 लोग जुड़ चुके हैं। बीट द स्ट्रीट आप सर्च कीजिए या फिर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए, ये एनएससी का एनुअल रिपोर्ट है फॉर द 2021। ठीक है, तो इसी को अपन बेस बना के एनालाइज करेंगे। सबसे पहले अगर अपन समझे तो एनएससी लीडर है डेरिवेटिव एक्सचेंज के अंदर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 21% मार्केट शेयर है इनके पास टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर। उसके बाद सीधा ब्राजील का स्टॉक एक्सचेंज आता है, फिर बाकी जो छोटे मोटे एक्सचेंज है, शंघाई और वो सब है। नस्डाक तो बहुत छोटा है, 4% के आसपास है। एनवाईएसई 1% है, सिंगापुर 1% है। ठीक है, यही नहीं बल्कि एनएससी बहुत जगह यहाँ पे अदर उसकी लीडरशिप्स है। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट है, वर्ल्ड के अंदर 6 लार्जेस्ट है। ठीक है, उसके बाद ये करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडर्स के अंदर भी यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट है, 8th लार्जेस्ट है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, 4th लार्जेस्ट है कैश मार्केट के अंदर, दूसरा 8th लार्जेस्ट है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के अंदर, 4th लार्जेस्ट है सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, 10th लार्जेस्ट है इंटरेस्ट रेट के अंदर और 7th लार्जेस्ट है सिंगल स्टॉक ऑप्शंस के अंदर। आप समझ चुके होंगे एनएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर अपन बात करें तो एनएससी की जर्नी काफ़ी खतरनाक रही है। एनएससी बेसिकली स्टार्ट कब हुआ था, तो एनएससी इट वाज स्टार्टेड अराउंड 1992। वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1957 में स्टार्ट हुआ था। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस रहा है जिसके कारण आज एनएससी इतना बड़ा बना है, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। बिकॉज एनएससी का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब जो पहले अपने पेपर बेस्ड और फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, रिंग ऑपरेशंस वगैरह चलते थे, तो एनएससी ने 1992 में स्टार्ट किया था, बीएसई ने 1995 में, 3 साल बाद आई थी। उसके कारण, बिकॉज यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज जब पूरा ऑपरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली होने लग गया, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आउटसाइड मुंबई जितने भी ऑपरेशन होने लगे थे, महाराष्ट्र या फिर मुंबई, वो सारे एनएससी पे होने लग गए थे। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे एनएससी के पीछे जो उसको डालने का रीज़न था, एस्टेब्लिश करने का रीज़न था, वो ये था कि जो ब्रोकर्स है, टॉप एफ्लुएंट ब्रोकर्स थे, वो बीएससी को चला रहे थे एंड दे आर डूइंग वेरी मतलब रॉन्ग मेल प्रैक्टिसेस यूज करके वो इसको एक्सचेंज को चला रहे थे। तो टू गिव द कंपटीशन एज एंड टू मेक मार्केट मोर एफिशिएंट, एनएससी वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अगर अपन ग्रोथ की बात करते हैं, एनएससी की जो ग्रोथ रही है, ऑब्वियसली इट इज जो अपना स्टॉक मार्केट है उसके हिसाब से चलता है। अगर आपका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो ये पहला अगर आप चार्ट देखोगे तो ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, फिर अगर अपन देखें कैश टर्नओवर, उसके बारे में अपन अलग से एनालाइज करेंगे जब अपन टर्नओवर को एनालाइज करेंगे। कंपनीज यहाँ पे कितनी लिस्टेड है, तो यहाँ पे 1968 कंपनीज लिस्टेड है। वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 5200 कंपनीज लिस्टेड है। बट क्या होता है, जो कंपनीज केवल बीएससी पे एक्सक्लूसिवली लिस्टेड है वो मोस्टली पेनी स्टॉक्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। कंबाइंड मार्केट कैप कितना है वो भी अपन देखेंगे। कंबाइंड मार्केट कैप यहाँ पे जो है करीबन इसका 202 है, 202 लाख करोड़ का है। और वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट कैप अभी लगभग 250 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज लिस्टेड है उसका कंबाइंड मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिवली। वहीं पे अगर अपन देखें यहाँ पे जो बात हो रही है अपना इस पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी को अगर अपन कंपेयर करें, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर रेवेन्यूज़ की बात करें तो 6,200 करोड़ का रेवेन्यू है एनएससी का। वहीं पे जो बीएससी का रेवेन्यू है वो 630 करोड़ है, जस्ट 1/10 है। उसके बाद अगर अपन देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 145 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। वहीं पे जो इनका प्रॉफिट है वो करीबन 3500 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पे नेटवर्थ जो है, बीएससी की जो नेटवर्थ है वो केवल 2515 करोड़ की है, और वहीं पे एनएससी की जो नेटवर्थ है वो 11,000 करोड़ की है। क्लियरली यहाँ पे एनएससी इज 10 टाइम्स बिगर देन बीएससी। ठीक है, आप यहाँ पे इतना तो समझ ही चुके होंगे। शेयर की अगर अपन बात करें, वाई अब मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर इक्विटी कैश सेगमेंट के अंदर 94% मार्केट है। ठीक है, करेंसी फ्यूचर्स के अंदर इनका 74% मार्केट शेयर है, और करेंसी ऑप्शंस के अगेंस्ट यहाँ पे 68% है। बट इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर इनका 100% मार्केट शेयर है। क्यों? आपने कभी देखा है सेंसेक्स का ऑप्शन ट्रेड होते हुए?
होता है बट बहुत कम लोग करते हैं। इट्स वेरी 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 लो वॉल्यूम ट्रेड। सेंसेक्स के ना ही इतने ऑप्शन ट्रेड होते हैं, ना ही बीएसई पे इतने फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। अगर आप देखोगे तो मैं आपको फिगर भी बता सकता हूँ। कैश मार्केट के अंदर जो बीएसई का टर्नओवर है वो 10 लाख करोड़ का है। वहीं पे अगर अपन देखें तो एनएसई के अंदर 153 लाख करोड़ का है। अगर अपन यहाँ पे एफएनओ की बात करें तो बीएसई का जो टर्नओवर है 628 लाख करोड़ का है, बट एनएसई के अंदर इट इज लाइक 6,436 लाख करोड़ का रेवेन्यू है। तो जस्ट यहाँ पे है ना, ये इक्विटी सेगमेंट के अंदर जो डेरिवेटिव्स है उसके अंदर यहाँ पे इनके क्लियर लीडरशिप है, और इसलिए एनएसई यहाँ पे बहुत बड़ा है। अब अगर अपन बात करें एनएससी की जो अदर सब्सिडरी कंपनीज है या फिर अदर बिजनेसेस है, तो देखो एक तो इनका क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो क्लियरिंग में काम करता है, एनएससी सीएसीएल है। फिर एक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है जो इनके सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो करता है। इंडिसेस लिमिटेड जो इंडिसेस की सर्विसेज देता है। इंडिसेस मतलब जो निफ्टी का इंडेक्स लॉन्च करना या फिर कोई भी तरह का इंडेक्स लॉन्च करना, ठीक है। तो कंपनी एनएससी लगातार नए नए इंडेक्स लॉन्च करती रहती है, बट बीएसई जनरली इस तरह के इंडेक्सेस ज़्यादा लॉन्च नहीं करती। सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स आ गया, मोमेंटम इंडेक्स आ गया, या फिर फैक्टर इन्वेस्टिंग रिलेटेड इंडेक्स आ गए, ठीक है। फिर एनएससी की एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो बेसिकली डेटा और डेटा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनएससी एकेडमी फाइनेंशियल एजुकेशन वाली है। आईएफएससी आप सभी को पता होगा, एनएससी आईएफएससी जो लॉन्च हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है आईएफएससी के अंदर, फिर एनएससी का फाउंडेशन है। इसके बाद यहाँ पे अगर एक इनकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है टैलेंट स्पेंट करके, ठीक है। उसके बाद अगर इन्हें देखा जाए तो कोजेनिक्स करके, कोजेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से आपको सारे जगह कंपनीज को, सभी ब्रोकर्स को या फिर सभी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे मार्केट का डेटा दिया जाता है, भले वो प्राइस का हो या फिर वॉल्यूम का हो, ठीक है। तो कोजेनिक्स इस तरीके से। फिर इनके कुछ अदर एफिलिएट्स या फिर एसोसिएट कंपनीज है जहाँ पे एनएससी का एक सिग्निफिकेंट स्टेक है, लगभग 20% के आसपास। तो एनसीडीएक्स है, एनएसडीएल है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, और इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड है। तो एनएससी के बहुत सारे अदर म्यूचुअल फंड्स भी हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने म्यूचुअल फंड में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रखा है। डेट मोस्टली यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा है, बट उसके अलावा निफ्टी इंडेक्स फंड वगैरह में भी लगा रखा है। तो इस तरीके से इनका बिजनेस है। की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात करें तो मोस्टली इनका जो पहला है कैश सेगमेंट है, जिसके अंदर इन्वेट रियल एस्टेट्स, ठीक है, इक्विटी शेयर्स वगैरह ट्रेड होते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह या होते हैं, फिर आईपीओ एनएफओ ऑफर फॉर सेल्स वगैरह का काम होता है। बात क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो डेट का सेगमेंट है वो एनएससी का काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे भी क्लियर मतलब मेजॉरिटी है इनकी, बिकॉज जितनी भी डेट की ट्रेडिंग होती है वो एनएससी पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बीएससी, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने आपको बात कही थी, डेटा इन्फॉर्मेशन एंड वेंडिंग का काम करती है, बेसिकली डेटा प्रोवाइड करने का काम करती है। इंडेक्स सर्विसेज मैंने आपको समझाया कि तरह तरह की इंडेक्स सर्विसेज काम करती है। उसके अलावा यहाँ पे जो डेट सेगमेंट है वो, उसमें क्या की ट्रिगर पॉइंट है कि इंडिया का अभी अगर जो बेसिकली इंडिया का जो सॉवरेन बॉन्ड्स है, इंडिया के जो बॉन्ड्स है, अगर वो वर्ल्ड के बॉन्ड इंडेक्स फंड में, यहाँ पे सॉवरेन बॉन्ड इंडेक्स फंड्स में यहाँ पे ऐड हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया के बॉन्ड्स के अंदर या फिर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लो बढ़ जाएगा और इंडिया का डेट मार्केट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। इंडिया का डेट मार्केट या फिर कॉर्पोरेट डेट मार्केट, किसी भी तरह का डेट मार्केट हो, अभी भी बहुत ज़्यादा अनडेवलप्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये एक की ट्रिगर भी मैंने आपको बताया। फिर अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ में इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूँ, जो हम लोग ने सीडीएसएल के एनालिसिस में भी बताया था कि सीडीएसएल बड़ा ज़रूर है, ठीक है, इक्विटी के अंदर भी है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स के अंदर भी है, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज होल्ड के अंदर एनएसडीएल बहुत बड़ा है। वाई? बिकॉज एनएसडीएल डेट सिक्योरिटीज ज़्यादा होल्ड करता है और डेट सिक्योरिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट है, ठीक है, वो उसमें वहाँ पे क्लियर मेजोरिटी है, बट एनएसडीएल हैज़ फेल्ड टू एड मोर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स एज कम्पेयर्ड व्हाट सीडीएसएल हैज़ एडेड। उसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया था, सीडीएसएल क्यों बेटर है एनएसडीएल से, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कंपनी ने टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की बात करी, बट आई जस्ट वांट टू से वेरी सिंपल थिंग, टेक्नोलॉजी, एनएससी का जो सबसे बड़ा खर्चा है ना वो टेक्नोलॉजी और आईटी पे होता है, बट फिर भी बहुत बार सबसे ज़्यादा उनके या तो प्रॉब्लम आ जाती है फ्री ट्रेड्स की, या फिर प्रॉब्लम आ जाती है अभी रिसेंट में वापस उनके बेसिकली एक्सचेंज बंद हो गया, डेटा नहीं आ रहा है, प्राइस अपडेट नहीं हो रही है, तो एनएससी हैज़ फेल्ड, ठीक है। एनएससी यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर है एनएससी का, और इवन यहाँ पे सेबी की इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही है, बहुत तरह तरह की आईटी ऑडिट वगैरह होते रहते हैं, बट कंप्लीटली एनएससी हैज़ फेल्ड इन मेंटेनिंग द बेस्ट एक्सचेंजेस, ठीक है। उनका जो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट है वो इतना अभी भी अच्छा नहीं है, कभी भी उनका एक्सचेंज बंद हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें एनएससी के जो आईटी सर्वर्स वगैरह है, दे हैव वेरी गुड कैपेसिटी। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस? बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स होता है, लगभग 2 लाख ऑर्डर्स पर सेकेंड हैंडल करने की वो है। इनके 3000 लीज लाइन्स है, 2000 सर्वर्स है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका काम होता है। बेसिकली ये बहुत बड़ा आईटी नेटवर्क है, एंड वन ऑफ द कंपनी जिसका आईटी बजट सबसे बड़ा है वो यहाँ पे एनएससी है, ठीक है। तो एनएससी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी टू इन्वेस्ट इन आईटीज।
ठीक है। फिर आईजीएक्स के अंदर इन्होंने अभी रिसेंटली है ना 26% स्टेक खरीदा था, बिकॉज एनएससी इज़ अ वेरी कैश रिच कंपनी, जो अपन फिनेंशियल्स में देखेंगे। फिर एनएससी की कुछ आईटी रिलेटेड सर्विसेज जिसके जैसे कोलोकेशन है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो आप हमारा कोलो स्कैम वाला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली। रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज है। बीच में क्या होता है, एनएससी ने पहले बहुत सारी अपनी सर्विसेज आईटी रिलेटेड या फिर अदर सर्विसेज आउटसोर्स कर रखी थी, ठीक है। वो लोग ही बेसिकली वो एनएससी को सर्विस देते थे, एनएससी इन्वेस्टर्स को सर्विस देता। बट अभी रिसेंटली कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से बोला है कि हम लोग सारी जो अपनी सर्विसेज है प्रोप्राइटरी और इन हाउस डेवलप करते हैं। जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि कितना मनी रेस किया गया इक्विटी और आईपीओज और डेट सिक्योरिटीज़ में, तो यहाँ पे ये फिगर दे रखा है। वहीं पे कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो जीसी चतुर्वेदी जो हैं बेसिकली चेयरमैन है, बट अभी विक्रम लिमाय इनके सीईओ और एमडी हैं, एंड ही इज़ प्लानिंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और माना जा रहा है कि बीएससी के जो अभी सीईओ हैं आशीष चौहान, ही कैन ज्वाइन, एंड दैट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। वो नेगेटिव न्यूज़ है, बट मार्केट उस पर अभी रिएक्ट नहीं कर रहा है कंप्लीटली, इट्स इज अपसर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट आशीष चौहान हैज़ अ बेटर ट्रैक रिकॉर्ड एंड बेटर गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड है, तो प्रॉबेबली वो एनएससी के लिए बहुत बड़ा वो होगा। और इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स है। बट मोस्टली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह हैं, इट इज़ मोस्टली साउथ इंडियंस है, ठीक है। एंड यू नो ऑल दैट चित्रा रामकृष्णा, आनंद सुब्रमण्यम, सो वो पूरा एक बेसिकली जहाँ पे जो गवर्नेंस इश्यूज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसके बारे में तो अपने को बात करके कोई मतलब ही नहीं है। फिर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक पीएलआई स्कीम, स्ट्रेस्ड असेट का रिजोल्यूशन, एफडीआई वगैरह का खोलना, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे एनएससी को हेल्प करता है, ठीक है। डाइवेस्टमेंट वगैरह में भी क्या करता है, एनएससी वांट्स टू बी अ फ्रंट रनर, कि सरकार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो अपने एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पे अरेंज करवाए। अब बात करते हैं रेवेन्यू कैसे कमाता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवेन्यू आता है इसका, अच्छा लास्ट ईयर जो इनका रेवेन्यू था ना वो 59% से बढ़ा है, ठीक है। और वहीं पे जो प्रॉफिट है वो 90% से बढ़ा है। अब प्रॉफिट ज़्यादा इतना क्यों बढ़ा और रेवेन्यू इतना कम क्यों बढ़ा, इसके पीछे एक अपन मतलब गैप क्यों है वो भी समझेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखें तो मेन रेवेन्यू कहाँ से आता है, 77% इंक्रीज जिसमें देखने को मिला है वो लगभग यहाँ पे इनका है ना 6,300 करोड़ का टोटल कुछ रेवेन्यू है, ठीक है। उसमें से 2,700-2,300 करोड़ 4,200 करोड़ लगभग ट्रांजेक्शन चार्जेस से आता है। जब भी आप ट्रांजेक्ट करते हैं तो 0.003%, ठीक है, ये आपकी बीएससी की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। वहीं पे अगर अपन एनएससी की बात करें तो इट इज़ 0.00325%, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मेजर जो चंक आता है, जितना भी ट्रेड होगा ना उसमें इतना ट्रांजेक्शन कॉस्ट आता है। उसके बाद लिस्टिंग फीस आती है, ठीक है। लिस्टिंग फीस ऑब्वियसली आईपीओ से आती है। बुक बिल्डिंग फीस क्या होती है, बेसिकली जितनी भी बिडिंग वगैरह चलती है ना तो बुक बिल्डिंग फीस आती है। फिर प्रोसेसिंग फीस भी इस तरह की है। को लोकेशन चार्जेस क्या होते हैं, को लोकेशन चार्जेस बेसिकली जब आप एनएससी के सर्वर में काम करते हैं, एनएससी के सर्वर के पास अपना सर्वर लगाते हैं तो कोलो सर्विस होती है, ठीक है। ये वो सर्विस है जिसका बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चल रहा है, ठीक है। कोलो स्कैम अलग ही पूरी दुनिया है, और इसका रेवेन्यू आज भी यहाँ पे एनएससी को है ना सेबी डेडिकेटेड अकाउंट में जमा कराना पड़ता है, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है, डिविडेंड वगैरह आ जाता है, ठीक है। डिविडेंड्स और जो इनको अपनी सब्सिडरीज वगैरह से इनकम आती है। इंटरेस्ट एंड अदर इन्वेस्टमेंट इनकम, जहाँ पे ये लोग अपना बेसिकली जो डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है, या फिर जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करके रखते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वहाँ से इनकम आती है। सो इस तरीके से बिजनेस है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें इनकी जो मेजर कॉस्ट है, मेजर कॉस्ट इनकी है आईटी एंड टेलीकॉम रिलेटेड एक्सपेंस। आप एक बात समझिए कि आईटी एंड टेलीकॉम रिलेटेड एक्सपेंस क्या एक्सचेंज के ओवरऑल ऑपरेशंस के उसके हिसाब से चलेंगे क्या, मतलब मैंने ज़्यादा ट्रेड किया या कम ट्रेड किया, मेरे आईटी एक्सपेंसेस लगभग सेम रहेंगे, ठीक है। मुझे उतने ही ऑपरेशंस वगैरह लगाने पड़ेंगे जितना मैं एक ब्रोकर के लिए लगाऊं या मैं 10 लाख इन्वेस्टर्स के लिए लगाऊं, ठीक है। तो बेसिकली इनके एक्सपेंडिचर्स जो है वो मोस्टली फिक्स्ड है, ठीक है। दैट इज नॉट बेसिकली प्रोपोर्शनेट टू द मार्केट मूवमेंट्स या फिर ओवरऑल वॉल्यूम्स। कम वॉल्यूम हो ज्यादा वॉल्यूम है, मेरे एक्सपेंसेस लगभग उतने ही रहेंगे, ठीक है। इनके पास क्लियरिंग एंड सेटलमेंट चार्जेस है जो लगभग इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। बट बात क्या है ना, अदर जो कॉस्ट है लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट है या फिर अपना डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस है, एडमिन कॉस्ट वगैरह हो गया, दीज आर नॉट रिलेटेड टू मार्केट एक्सचेंजेस, ठीक है, मार्केट मूवमेंट्स के हिसाब से नहीं है। इसलिए कम पैसा लगा के भी ये लोग ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनका पैट ज्यादा है। यही एक रीजन है कि एनएससी का जो बेसिकली इबिटा मार्जिन है वो कम्स टू अराउंड 77%, एंड जो बीएससी का है वो 30 या 23% के आसपास है, क्योंकि बीएससी को भी उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है, बट बीएससी के इतनी वॉल्यूम्स नहीं है इसलिए उनका इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें रही है। सो टू बी स्पेसिफिक यहाँ पे बीएससी का 32% मार्जिन है एबिटा के अंदर, ठीक है। डेटा सेंटर्स वगैरह की यहाँ पे वो चाहिए। अब ये क्या एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट होती है, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज मोस्टली गवर्न ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंसेज, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सीएसआर वगैरह क्या क्या किया है और वो सब चीज़ें मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या एनुअल रिपोर्ट में होता है, ठीक है। इनके फ्यूचर प्लानिंग क्या है,
तो ग्लोबल इक्विटी एंड डेरिवेटिव कंपनी बनना है, फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट और फिक्स्ड डेरिवेटिव सेगमेंट को डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद जो डिजास्टर रिकवरी साइट है उसको ढंग से ऑपरेट करना है। ये शॉर्ट टर्म प्लान हो गए। मीडियम टर्म प्लान, गवर्नमेंट के लिए काम करना है डाइवेस्टमेंट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करना हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है, रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बट ये कर नहीं पाएंगे। वाई? रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन फ्रॉम ट्रांजेक्शन चार्जेस, ठीक है। कुल मिला के अपना जो बेसिकली रिस्क है टू द मार्केट मूवमेंट्स, देखो क्या होता है ना, एनएससी का रेवेन्यू तो तभी बढ़ेगा जब मार्केट बढ़ेगा। अगर मार्केट गिरता है तो यानी ना ऑब्वियसली वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम्स कम हो गए तो इनका ट्रांजेक्शन चार्जेस कम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एनएसई और सभी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज या फिर पूरा फाइनेंशियल मार्केट रिलेटेड सेक्टर कंपनीज यही चाहती है कि उनका रेवेन्यू नॉन लीनियर हो जाए मार्केट के मूवमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इनका काम है। फिर उसका जो इनका एक मेजर है कॉमोडिटी एक्सचेंज में भी ये लोग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि ये गोल्ड बिलियन और इसके एक्सचेंज वगैरह में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। इनको लीडरशिप हासिल करनी सभी तरह के प्रोडक्ट्स में। उसके बाद 25% इन्वेस्टर्स इंडियन पॉपुलेशन को ये एक्सचेंज पे लाना चाहते हैं, इनका लॉन्ग टर्म प्लान है। 50% रेवेन्यू नॉन ट्रांजेक्शन सोर्सेज से होना चाहिए ताकि इनका बेसिकली डिपेंडेंस कम हो जाए। हाई वैल्यूम असेट क्लासेस को लॉन्च करना है। रिस्क मैनेजमेंट और डेटा वेयरहाउस सर्विसेज और एडवांस एनालिटिक्स वगैरह पे थोड़ा और ज़्यादा इनको सुधारने की ज़रूरत है। ये इनके बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लान्स है। थोड़ा मार्केट शेयर को लुकआउट करते हैं, ग्लोबल रैंकिंग्स को देखते हैं, ग्लोबल पीयर कंपैरिजन करते हैं। डेरिवेटिव में देखा एनएसई है, ठीक है। सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स में एनएसई 4th नंबर पे आता है। सिंगल स्टॉक ऑप्शंस के अंदर एनएसई 7th नंबर पे आ रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 8th नंबर पे आ रहा है इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर, ठीक है। इस तरीके से बाकी अदर ऑप्शंस भी हैं, करेंसी फ्यूचर्स वगैरह भी है, ठीक है। अगर अपन देखें करेंसी ऑप्शंस के अंदर भी इनकी एक अच्छी खासी लीडरशिप है। उसके बाद इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में 10th नंबर पे आ रहे हैं। बाद में अगर अपन बात करें इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस में भी 10th नंबर पे 8th नंबर पे है, ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग्स कैपिटल मार्केट की अगर अपन कैपिटल मार्केट सेगमेंट की देखें तो नेशनल एक्सचेंज यहाँ पे 4th नंबर पे आता है। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ओवरऑल कंपनीज लिस्टेड, तो यहाँ पे बीएसई का ज़्यादा मैंने आपको बताया था और एनएसई 11th नंबर पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल जो एक्सचेंजेस की यहाँ पे सिचुएशन है वो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके टर्नओवर ट्रेड्स वगैरह की जो डिटेल दी है किस तरीके से यहाँ पे बढ़ी है ना, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। परसेंटेज राइज जो लास्ट ईयर हुआ है 2021 का बुल मार्केट, वो यहाँ पे दिखाया गया है। शेयर प्राइस की बात करें, एनएससी के शेयर्स काफ़ी ज़्यादा अनलिस्टेड में ट्रेड होते हैं, ठीक है। सितंबर 20 में इनका भाव 1000 के आसपास था, अप्रैल 21 में 1750 हुआ, नवंबर 21 में 3500 आया और अभी जो हाल ही में वापस प्राइस चल रहा है 3400 के आसपास चल रहा है, 3500 के आसपास। इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो मेजर इन्वेस्टमेंट इनका फिनेंशियल असेट्स में ज़्यादा है, ठीक है। और कैश इनके पास काफ़ी ज़्यादा है। पूरी बैलेंस शीट का लगभग 50-60 बल्कि काफ़ी बड़ा फंड 70-80% जो पूरा फंड्स लगा हुआ है वो यहाँ पे इनका इसमें लगा हुआ है, अपने इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ है, ठीक है। असेट लाइट मॉडल है। उसके बाद अगर नेटवर्थ देखिए तो 11,600 करोड़ की नेटवर्थ है। फिर सेटलमेंट गारंटी फंड और इन्वेस्टर एजुकेशन फंड है जो बेसिकली इन्वेस्टर रिलेटेड फंड्स वगैरह हैं उसमें काम आता है। लाइबिलिटीज इनकी बहुत कम है, 250 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज है। नॉन करंट की बात करें तो करंट लाइबिलिटीज लगभग 13,500 करोड़ के आसपास है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका बिजनेस है। तो ओवरऑल यहाँ पे सिचुएशन ठीक ठाक ही है। नेट प्रॉफिट वगैरह तो अपन ने देख लिया था। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पे अपन ने, मैं आपको बता दूँ, कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव कंपनी ऑपरेशन के बेसिस में। अगर अपन बात करें पी की, ठीक है, मैं आपको बेसिकली वैल्यूएशंस बता रहा हूँ। अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेड करता है लगभग 57 से 60 के पी पे। एनएससी को अगर अपन पी निकालें तो 35 के इस पे ट्रेड करता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें 17 के पी पे ट्रेड करता है और नस्डाक 23 के पी पे ट्रेड करता है। अब आप समझ गए होंगे बीएसई का वैल्यूएशंस काफ़ी 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 ज़्यादा है एज कम्पेयर। उनका लीडरशिप भी नहीं है और उनकी वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा है अब अदर एक्सचेंजेस से भी। फिर यहाँ पे एनएससी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा केसेस वगैरह चल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6,000 करोड़ का रेवेन्यू तो वो कोलो वाला पूरा ब्लॉक्ड है। 12 करोड़ ही कंपनी ने अपने क्लेम्स डाल रखे हैं, ठीक है। बेसिकली जो मोस्टली रिलेटेड टू इनके जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही सेबी के हिसाब से। बट क्या है ना, एनएससी हैज़ बीन द फेवर्ड स्टॉक एक्सचेंज। ये करोड़ों का 6,000 करोड़ का घपला करते हैं और इन पर जो पेनल्टी लगाई जाती है 1-2 करोड़ की, ठीक है। तो मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ इज़ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है। वो ऑलरेडी मतलब लोगों को पता ही है और इसमें ज़्यादा देखने की बात नहीं है। कोलो में क्या हुआ, कोलो की अगर अपन बात करें 50,000 करोड़ का टोटल उसका स्कैम का अमाउंट है, बट अभी तक वो ऑफिशियली कैलकुलेट नहीं किया गया है।
अब देखते हैं एनएससी को ओन कौन करता है। देखो एनएससी का कोई प्रमोटर है नहीं, ठीक है। इसमें जो मोस्टली जो लोगों को, बड़े बड़े लोगों का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह होती है, पीआई अपॉर्चुनिटीज़ फंड करके है, फिर फॉरेन कैपिटल्स है, थोड़ी बहुत टाइगर ग्लोबल वगैरह है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लाइक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। प्रोविडेंट फंड्स वगैरह का भी थोड़ा बहुत स्टेक हुआ करता था। फिर यहाँ पे सैफ पार्टनर्स है एंड मतलब बाहर के इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी है। अगर अपन बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर लगभग 1400 लोग ही हैं टोटल, ठीक है। और राधा किशन दमानी का भी यहाँ पे स्टेक है इसके अंदर। फिर अपना जनरल इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का भी स्टेक है। तो इस तरीके से इनके लगभग लगभग ये स्टेक्स की वो है। और आईएफएल स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, एलआईसी वगैरह का भी स्टेक है, एचडीएफसी लाइफ का भी स्टेक है, एचडीएफसी का भी है, आईसीआईसीआई बैंक का भी है, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स का भी स्टेक है, बार्कलेज का भी स्टेक है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि किस तरह की कंपनीज यहाँ पे बेसिकली अपना स्टेक होल्ड करती है, ठीक है। एलआईसी लगभग यहाँ पे जो स्टेक होल्ड करती है वो 10% है, वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर आईडीबीआई ट्रस्टशिप का भी स्टेक है, और एडलवाइसेस वगैरह का भी स्टेक है इसके अंदर, ठीक है। और सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एनएससी वर्सेस बीएससी एंड एनएससी का बिजनेस एनालिसिस। कंप्लीटली एनएससी क्यों बड़ा है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम्स एंड बिकॉज ऑफ ओवरऑल मार्केट लीडरशिप, ओवरऑल न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था। तो ये था हमारा पूरा बिजनेस एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन करें और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर क्विक एनालिसिस। थैंक यू सो मच।